आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और अगर हमारे पास समय रहा, जो कि मेरे ख्याल से बच जाएगा, तो हम पढ़ने वाले हैं इससे एक्स्ट्रा चीज विच इज EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 2 चैप्टर एक साथ खत्म कर देंगे छोटे छोटे से ही, एक थोरो रिवीजन सी हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विच इज, अगर हमसे कभी भी पूछ लिया जाए बार मैग्नेट के बारे में, वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पिछला चैप्टर जब हमने किया था तो हमने बार मैग्नेट के बारे में कोई बात नहीं की थी। हमने हमेशा मैग्नेटिज्म पढ़ा था। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है हमें, हम आज तक उसकी बात कर रहे थे। हमने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी, फोर्स भी देखा, उसके गैल्वेनोमीटर के बारे में भी बात की, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। हमने नेचुरल मैग्नेट के बारे में नहीं बात की थी, जो कि अब हम बात करने वाले हैं। इसके साथ हम एक चीज डिफाइन करने वाले हैं विच इज, अगर कभी भी एक बार मैग्नेट है, यहां होता है नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ में आती है कुछ इस तरीके से, क्या फिर गायब हो जाती है? नॉर्थ से आके साउथ में गायब नहीं ना, उसके बीच में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ चल रहा होता है और अंदर एकदम स्ट्रेट है। जैसे हमने सोलेनॉइड में देखा था ना केस, कि अंदर तो यूनिफॉर्म है लेकिन बाहर नॉन यूनिफॉर्म होती है, कुछ इस तरीके से, नॉर्थ से बाहर और साउथ में अंदर की तरफ, ध्यान रहेगा। लेकिन कोई भी मैग्नेट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कैसे बताएं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था। और दूसरी बात, हम यहां पे देख पा रहे हैं कि एक मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे एक चीज डिफाइन कर दूं विच इज, अगर यहां नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को, पोल स्ट्रेंथ को डिनोट कर दूं स्मॉल m से और साउथ को -m से, वैसे माइनस पोल जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो मैंने अपने सोचने के लिए बनाई है। जैसे हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल। वैसे हमने यहां पे अपने सोचने के लिए बना दिया कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी पॉजिटिव, इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी -m। ये m यहां पे है, ठीक है, ध्यान रखना, पॉजिटिव फॉर नॉर्थ, नेगेटिव फॉर साउथ। अगर मान लेते हैं ये जो लेंथ है एक्चुअल, जो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, जो हम एक्चुअल में मेजर कर पाएंगे। इस मटेरियल की जो लेंथ होगी, दिस इज Lg फॉर एग्जांपल। और पोल्स की, मतलब ये जो पोल होते हैं, इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ थोड़ी सी अंदर होती है, उस लेंथ का नाम होता है मैग्नेटिक लेंथ। याद रखना, हमारे काम की इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक लेंथ होगी। मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। अगर मान लो मैं तुम लोगों से पूछता, ये रही मैग्नेट, वैसे इस मैग्नेट का नाम पता है किसी को? हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं। बताना इसमें लेंथ कौन सी लेंगे? ज्योमेट्रिक तो ये होनी चाहिए, सेमी सर्कल वाली। और मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, अभी बताया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स विच इज दिस डायामीटर। समझा? तो ये डायामीटर जैसी चीज को हम लेने वाले हैं मैग्नेटिक लेंथ। मेक श्योर, ध्यान रखना, डायामीटर ही लेंगे। कंफ्यूजन? ठीक है। और अगर मान लो कुछ ऐसी आ जाती है हमारे पास मैग्नेट, तो अभी क्या करते हैं बताओ? ये पार्ट लेते हैं सिर्फ हम, मैग्नेटिक लेंथ। ये तो ज्योमेट्रिक लेंथ है, ये अपने काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूं? क्या तुमने आज से पहले ये कभी बात सुनी है, 2 पोल्स या 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस? क्या बोलते थे उसे? उसे तो डायपोल बोलते थे ना। तो वहां पे एक टर्म भी आई थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, याद है? वैसे यहां पे भी एक टर्म आ रही है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ऑल्दो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था NIA, याद आया? लेकिन ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिले। आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला स्मॉल m इंटू Lm, मैग्नेटिक लेंथ। ध्यान रखना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो Lm है, इसकी डायरेक्शन होती है, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम, पहले मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की क्या होती थी डायरेक्शन? कहां से कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। इसकी होती है साउथ टू नॉर्थ, याद रहेगा। बस ये ध्यान रखना, किसी भी टाइप की मैग्नेट आ जाए, हमें मैग्नेटिक लेंथ पे फोकस करना है। तुमसे पूछ लिया, बताओ जरा इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी, क्या बताओगे? स्मॉल m मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू में क्या लिखोगे? लेंथ कौन सी? ये, विच इज डायमीटर 2r। और इसमें क्या लिखते हैं? ये छोटा सा पोर्शन जो भी हमें दिया होता। समझ आ रहा है?
ठीक है, बढ़िया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट विच इज मैग्नेटिक लेंथ के बारे में। लास्ट टाइम मैंने एक टॉपिक कराया था कि अगर मान लो मैंने एक मैग्नेट को या एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, क्या होता था उसको? याद है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा होता था, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे तो आता था लेकिन थोड़ा आगे चला जाता था, फिर वापस आता था, फिर वापस। उस मोशन को क्या कहते थे? सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? ऑसिलेशन का छोटा सा पार्ट विच इज SHM। इफ इस बार बस मैं कंडक्टर की जगह वर्ड यूज कर रहा हूं। इफ अ बार मैग्नेट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लो एक बार मैग्नेट पड़ी हुई है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैंने इसे इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, छोड़ दिया, वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा लेकिन इनर्शिया के कारण हमें पता है कि थोड़ा सा वो और आगे चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, अप टू सो ऑन, चलते 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला बताया था बेटे, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट में I डिवाइड बाय MB। कोई बता सकता है ये I क्या था वहां पे? सही बोल रहे हो, थोड़ा सा पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को याद है मैंने रॉड का क्या बताया था? ये भी तो रॉड जैसा ही है। रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कॉर्नर के अबाउट होता है बेटे, ml²/3, सेंटर के अबाउट बताया था ml²/12। तो अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर दूं, ये वाले पॉइंट को, और मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं और तुमसे पूछ लो टाइम पीरियड बताओ, कैसे बताओगे? बस यहां पे I की प्लेस पे क्या रख दोगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लेस पे ml²/12, बाकी सिंप्लीफिकेशन, बाकी कैलकुलेशन है, समझ आया? हाँ, सेंटर के अबाउट बेटे, मतलब ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो भी इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब, ठीक है, बीच के पॉइंट के अबाउट अगर ये रोटेट कर रही है देन इट इज ml²/12, अगर इस पॉइंट के अबाउट कर रही है ml²/3। मोस्टली रोड पे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें रोड ही कराया है। कुछ कंफ्यूजन? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं कराने वाला हूं उसको। एक बात और ध्यान रखेंगे नोट में, विच इज ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, दिस पोल स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब अगर मैंने एक मैग्नेट को काट दिया, सबसे पहले बताओ एक मैग्नेट को तोड़ने पे क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, दो मैग्नेट बन जाएंगे। इसका मतलब अगर मैंने एक मैग्नेट ली और उसको तोड़ दिया दो पार्ट में, अब मैं अलग अलग तरीके से इसको तोड़ सकता हूं, है ना? एक बार यहां तक नोट करना, क्या बता रहा था मैं? अगर एक मैग्नेट है और मैंने अगर उस मैग्नेट को कट कर दिया, कितने तरीके से कर सकता हूं मैं इसे कट? मेनली दो तरीके से, है ना? एक बीच में से ऐसे काट दो, क्या नुकसान होगा ऐसे काटने से? पोल स्ट्रेंथ पे, बताओ। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। क्या फर्क पड़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे? नहीं होना चाहिए बेटे, ऐसे काटने से एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इसे बोलते हैं ना, अभी भी वही रहेगा, लेकिन क्या हाफ हो जाएगा? लेंथ हाफ हो जाएगी ना इसकी। इसका मतलब है मैं दो केसेस बना सकता हूं इसके अलग अलग। एक, अगर मैंने मैग्नेट को कुछ इस तरीके से काट दिया, और दूसरा हो सकता है अगर मैग्नेट को मैंने कुछ इस तरीके से काट दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट या वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। इसमें कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसमें कॉस्ट पे हमें करनी पड़ी मैग्नेटिक लेंथ हाफ हो गई, और इसमें कॉस्ट क्या पे करनी पड़ी हमें? क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई। समझ आ रहा है? m/2 इसमें मैग्नेटिक लेंथ सेम ही रही, तो यहां पे m माइनस m, m माइनस। कंफ्यूजन? जरा दोनों के लिए टाइम पीरियड लिख के देखें, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट लिख के देखें क्या बन जाएगी। पहले वाले के लिए लिखना पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक लेंथ, क्या बन जाएगा? पोल स्ट्रेंथ है m और मैग्नेटिक लेंथ क्या दिख रही है? L/2। अगर स्टार्टिंग में इसकी पोल स्ट्रेंथ मैं मान लू थी m इंटू LM और इसको m डैश नाम दे दूं, तो m डैश किसके इक्वल दिख रहा है इसके कंपैरिजन में? हाफ हो गया ना, m/2। और अगर इधर भी आ जाए तो m डैश होगा m/2 इंटू LM। एंड अगेन हमें पता लगा दोनों केसेस में मैग्नेटिक मूवमेंट तो हाफ ही हो रही है। समझ पा रहे हो?
अगर हमसे पूछा होता बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या बताते? अगर एक मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे आ गया, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है और मैंने उसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट काट दिया, तो बताओ उसकी टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले इसकी बात करते हैं। मैंने इसको ऐसे काट दिया, टाइम पीरियड पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आता है। मास तो अगर एक पार्ट है, मैंने इसको दो मतलब एक मैग्नेट को दो पार्ट में काट दिया, मास भी तो हाफ हुआ, मतलब इस पे फर्क पड़ेगा। क्या लेंथ पे फर्क पड़ा? हाँ। क्या एम पे फर्क पड़ा? इस पे भी पड़ा। क्या बी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बी तो एक्सटर्नल होती है। इसका मतलब तीनों चीजों पे, इसके अंदर दो चीजें हैं और एक यहां पे भी है, तीन चीजों पर फर्क पड़ेगा। तो टाइम पीरियड के बारे में भी बात करनी होगी। नेक्स्ट उस पे ही चलते हैं, ठीक है। बताओ टाइम पीरियड फॉर दीज टू। अगर मैंने एक मैग्नेट ऐसे रखी है, जस्ट मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, तुम लोग उसी के नीचे लिख सकते हो। टाइम पीरियड में सबसे पहले मास के बारे में बताओ क्या हुआ। m इज इक्वल टू, जरा लिखना है इसका मास, लेंथ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आएगा टाइम पीरियड। पहले बताओ मास पे क्या फर्क पड़ा। मास तो m/2 होना चाहिए, m डैश लिख रहा हूं मैं इसको, सिर्फ एक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। m/2। लेंथ पे क्या फर्क पड़ा, l/2। और मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ा, m/2। तो टाइम पीरियड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट में आई भी निकालना ही पड़ेगा, हाफ 1/12 ml²। तो आई डैश क्या बनना चाहिए, मेरे ख्याल से शायद 8 आ जाएगा, देखना, क्योंकि मास आधा हुआ, लेंथ भी हाफ हुई, लेकिन लेंथ पे स्क्वायर भी है, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 1/8 इंटू आई। तुम लोग का क्या आ रहा है, इसका न्यू आ गया ना, ये पुराने वाले का ml जो एक्चुअल मैग्नेट थी उसका तो मैंने यही लिया ना, m - m, और ये lm। कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? तो मेरे ख्याल से बन रहा है 1/8 आई डिवाइड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हुई, 2 से 8 को कैंसिल करोगे तो बचेगा 4, बाहर आके 2 पाई रूट में I/m भी दोबारा रिकवर हो गया फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से t डैश बन रहा है 1/2t। देखना तुम लोग का क्या। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन मुझे पता लगा कि अगर मैं एक मैग्नेट को ऐसे वर्टिकल एक्सिस से काट देता हूं, हाफ हो जाता है टाइम पीरियड। तुम लोग के केस में क्या है, सेम बन रहा है। और अगर मैं इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली काटता तो क्या बनता, वो वाला भी करो। अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसे कट करता तो इसका पोल स्ट्रेंथ हाफ हो चुकी है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक लेंथ सेम ही रही है, तो मास अभी भी आधा होगा। वैसे मास और पोल स्ट्रेंथ सेम सेम सिंबल है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। ये मास लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं ना मास, अभी ठीक है। मास इज इक्वल टू, मास हो चुका है हाफ, अभी ठीक है। लेंथ पे क्या फर्क पड़ा, सेम। मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ा, हाफ हुई थी पिछले केस में, देखो। और आगे टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 2 पाई रूट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने निकाला तो क्या बनेगा, I डैश इज इक्वल टू 1/12 ml²। मास आधा और लेंथ सेम, तो मेरे ख्याल से बन रहा है हाफ ऑफ पुराने वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। खुद से करके देखना बेटे। तो मेरा आ रहा है 1/2I डिवाइड बाय 1/2 mb। मेरे ख्याल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा टाइम पीरियड पर। जरा ये पार्ट बताना, इसका जनरलाइजेशन एक करके ही छोड़ें जरा आज। अगर मैं इसे n पार्ट्स में कट कर देता हूं कुछ इस तरीके से, n पार्ट्स, तो बताओ एक पार्ट का मास और लेंथ कितनी होगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो मास होना चाहिए, मास ऑफ ईच m/n, बिल्कुल सही है। और लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ बन जाएगी L/n। और पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे काटा मैंने इसे, तो पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए ना, क्रॉस सेक्शन एरिया तो अभी भी सेम है।
तो ये रहेगा m माइनस m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर विच इज 1/12 मेरे ख्याल से बन जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन I/n³। खुद से सोचना जरा कैसे आया। एक मास के डिवाइड में आएगा n और लेंथ के डिवाइड में आएगा n, लेकिन लेंथ का स्क्वायर था तो टोटल n³ आना चाहिए था। सोच पाए। और मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ। लेंथ हो चुकी है L/n, तो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी m/n। ये यार है तुम लोग का। तो यहां से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 रूट में I/mb। एक n से n कैंसल होगा, बचेगा n स्क्वायर जो कि बाहर आके n हो जाएगा। तो टाइम पीरियड n टाइम्स कम हो गया। देखो ये जो है ना, ये सीबीएसई में एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब ये एमसीक्यू में कभी कभी दिख जाती हैं। होता ना कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन की जिसमें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम इसे डाल सकते हो सीबीएसई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा में, उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हम इसे छोड़ ही दें। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो अगर हमसे कोई पूछे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, सिंपल भाषा में हम बताएंगे ये हमें बताता है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक अकेला पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो B.dA इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होता है 0। जितना फ्लक्स किसी सरफेस से बाहर जाएगा उतना ही फ्लक्स वापिस भी आ जाएगा। यही तो होता है मैग्नेट में। मैग्नेट में हमने कभी भी नहीं सुना कि नॉर्थ से लाइन निकली और कहीं गई नहीं, नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में अकेला पॉजिटिव अकेला नेगेटिव हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में या मैग्नेटिज्म में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। समझा? इसी के साथ हमारे पास बेसिक सी चीजें हैं। पहले हुआ करता था एक टॉपिक अर्थ्स मैग्नेटिज्म, जब मैं नॉर्मल क्लासेस में करा रहा था तो मैंने ये टॉपिक कराया है और बहुत डिटेल में कराया अर्थ्स मैग्नेटिज्म। आज वाले लेक्चर में हम उसको छोड़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मेन चीजों पर फोकस करना है। नहीं, अर्थ्स मैग्नेटिज्म तो जेई से भी कट हो गया बेटे, तो मैं उसको तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ने वाला। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तीन तरह के मटेरियल हमने सुने हुए हैं, एक डायामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैंने उसे एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहली टर्म हमें डिफाइन करनी होती है विच इज मेन टर्म्स में लेके आऊं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या ऐसे समझ लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अगर मैं कभी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख दूं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है ड्यू टू दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपल भाषा में अगर याद रखना हो, इट इज द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर तुम्हारे पास एक कोई सिंपल सा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक नहीं है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, तो तुम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से काइंड ऑफ ऐसे समझ लो तुम एक बैटरी को चार्ज कर रहे हो। वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक मटेरियल को और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जा सकता है। कैसे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नाम होता है H। ध्यान रखेंगे इसे, विच इज डिफाइंड एज B/μ। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट्स पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखना। मैं अच्छा सोच के देखो क्यों नहीं करता, एक बार सोचने की कोशिश करते हैं। एक मटेरियल पड़ा हुआ, मेरे को ना उसको मैग्नेटाइज करना और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनानी है, मैंने एक्सटर्नल फील्ड दी। उस एक्सटर्नल फील्ड का क्या लेना देना होगा कि वो जो मटेरियल है उसके अंदर कोर में क्या है या उसके आउटसाइड क्या है। मैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड देने वाला हूं वो डायरेक्ट जाएगी उस मटेरियल में और उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का उस मटेरियल से कोई लेना देना नहीं होगा। समझ पा रहे हो?
वो मैग्नेटिक मटेरियल कितनी गेन करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके लिए न्यू टर्म हमें डिस्क्राइब करनी होगी। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर तुम बाहर से कभी भी 10 लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भेज रहे हो, उससे मटेरियल का क्या लेना देना है? बताओ, कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। तुम तो 10 भेज रहे हो, उसने 5 गेन की और किसी दूसरे मटेरियल ने 7 गेन की। इसका क्या लिंक है जो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा हूं 10 लाइंस? कुछ भी नहीं। समझ आया? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम या फिर कोर, ध्यान रखना। फॉर अ सोलेनॉइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो H कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अगर मान लेते हैं देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट है, तो म्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एयर के लिए म्यू की जगह क्या लिख सकते थे? साइलेंट नोट कहां से आ गया मैग्नेटिक फील्ड में? म्यू नोट, है ना। अगर एयर प्रेजेंट होती, अगर हम किसी कोर की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाना चाहिए था? म्यू नोट। तो ये बन जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोट एन आई डिवाइड बाय म्यू नोट। म्यू नोट से म्यू नोट कट होएगा तो सिंपल बन जाएगा म्यू नोट एन आई डिवाइड बाय जो भी मीडियम दिया होगा। ठीक है, अभी मैं यहां पे म्यू क्यों लिखा? कोई भी मीडियम हो सकता था। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस बी डिपेंड्स ऑन म्यू इंटू एच। आज के बाद हम ऐसा भी फॉर्मूला याद रख लेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ये म्यू हमें बताना चाह रहा, अब दोनों चीजें आ गई, अब इसमें दोनों चीजें कंबाइन हो चुके हैं। म्यू क्या बताता है? कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये कोर की प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं मैग्नेटाइज करना चाह रहा हूं। और ये एच क्या है? ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आ चुकी है बेटे। ये क्या बताता है हमें? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो भी कोर होगा उसके अंदर, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कंबाइन होकर हमें पता लगेगा कि वो कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितनी गेन करेगा, कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगी उस मैग्नेटिक मटेरियल पे। मैंने क्योंकि वर्ड ही यूज किया मैग्नेटिक मटेरियल, इसका मतलब थोड़ी उसके पास खुद होगी मैग्नेटिक फील्ड और थोड़ी हमें एक्सटर्नल देनी पड़ेगी। इसके अंदर दोनों है। नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन एक आती है, सेम सी है सारी। नेक्स्ट अपने पास आ रही है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज डिफाइंड एज आई। आई होता है अगर मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, सोचो ऐसे, मेरे पास कोई भी एक मटेरियल है, उसके अंदर होते हैं डायपोल्स। डायपोल्स का मतलब है एक सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके अराउंड घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से थोड़ी तो करंट प्रोड्यूस होगी ना, और जहां करंट आ गई मतलब क्या आ गया? जहां करंट आ गई वहां क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। इसका मतलब एक एटम भी कैसे बिहेव करता है? एक मैग्नेट की तरह, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर मान लो सारे के सारे एटम्स इस तरीके से हैं तो क्या होगा बता सकते हो? सारे के सारे जो एटम्स हैं जो डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं या फिर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं और इस तरीके से हैं, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। और अगर ये सारे रैंडमली होते तो जीरो हो जाते, है ना। इसका मतलब मान लेते हैं अंदर सारे के सारे ना तो रैंडमली अलाइंड है ना ही सेम डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो? थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ कुछ रीजन में थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये अब इंटरनल प्रॉपर्टी है, खुद के मैग्नेट के पास क्या है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जितने भी प्रेजेंट है उसके अंदर डिवाइड बाय वॉल्यूम। हम देखेंगे इतनी वॉल्यूम के अंदर कितने डायपोल्स हैं जो सेम डायरेक्शन में, इस वॉल्यूम के अंदर कितने डायपोल्स हैं जो सेम डायरेक्शन में। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेटाइजेशन होगी। क्या लगता है कैसे होता होगा वो स्ट्रॉन्ग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने से? अभी मैंने बताया क्या ये सेम डायरेक्शन में होते हैं डायपोल सारे? नहीं ना, ऐसे होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। किसी तरीके से मैंने सेम डायरेक्शन में कर दिया तो अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी तो सारे सेम डायरेक्शन में सारे ऐड हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। यही तो कर रहे हैं। ये इंटरनल के बारे में बताता है, ये एक्सटर्नल के बारे में बताता है, और अगर मैंने दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो? लिखो यहां तक। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये होता है, और ये डेफिनेशन समझ आई क्या? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बढ़िया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज
बी इज इक्वल टू, या बी इंड्यूस्ड जो अंदर होती है ऑलरेडी वो अपने पास है म्यू नोट। इसको डिनोट किया जाता है काई एम से। बड़ा अजीब सा न्यू सिंबल हमारे सामने आ रहा है, काई एम। ये हमें बताता है कितने बढ़िया से कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। मेजर ease with which the material can be magnetized. It measures, ध्यान रखना, डिफाइन कुछ ऐसे किया जाता है I डिवाइड बाय H। इसके बाद अपने पास आता है म्यू, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। वैसे मैंने अभी अभी तुम लोगों को बता दिया इसके बारे में थोड़ा सा। अगर हम कभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें तो क्या होता है, वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन। उसके जो डायपोल्स हैं सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वही मैं यहां पर लिख भी देता हूं एक बार, क्योंकि ये आ जाती है डेफिनेशन। इंडक्शन का मतलब होता है फील्ड की, अगर मान लो ऐसे पड़ा हुआ है नॉर्थ, ऐसे पड़ा साउथ, क्या लगता है अगर ये रही मैग्नेटिक फील्ड तो कौन सा पोल कहां जाएगा? जैसे हमने आज तक पढ़ा था ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाता, नेगेटिव उसका उल्टी डायरेक्शन में चला जाता। सेम होने वाला है यहां भी। नॉर्थ आगे की तरफ चला जाएगा, साउथ पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ये पोल ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नॉर्थ साउथ पोल ऐसा सा हो जाएगा। तो ये इंडक्शन के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये हमें बताता है कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा हूं 10 लाइन, कौन कितनी गेन कर पाएगा वो भी म्यू बताएगा। ठीक है, एक्सटर्नल मैंने 10 भेजी है, कोई ऐसा मटेरियल होगा जो 5 ही गेन कर पाएगा, और कोई ऐसा मटेरियल होगा जो 10 की 10 गेन कर लेगा। जो 10 की 10 गेन करेगा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, और 5 वाला अच्छा नहीं होगा, एंड अप टू सो ऑन। यहां से ही म्यू की डेफिनेशन निकालना चाहे तो क्या बनेगी, बी डिवाइड बाय एच। आई होप कि अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि दिस डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ दिस। म्यू का डायरेक्टली लेना देना बी के साथ और एच के साथ ना होके इसकी रेशियो पर डिपेंड करता है। वो समझ आ रहा है? ये बी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या लगता है कितनी होनी चाहिए थी? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, ध्यान रखना। नेट का मतलब है इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। इसका मतलब है ये म्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ग्रेटर देन 1 होगी, ये तो पक्का बता मैं, है ना। ये बी सबसे कम कितना हो सकता था, सॉरी ग्रेटर देन 1 क्यों बोल रहा हूं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बी सबसे कम कितना हो सकता है? ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसमें इंटरनल 0 हो मैग्नेटिक फील्ड। इवन हम लोग भी, तुम्हें पता है आज इंटरनेट पे जाके सर्च करना, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारे हार्ट के पास। कुछ समय पहले की बात है, यूएस आर्मी ने ना एक ऐसा क्लेम किया, ऑल्दो गलत था वो क्लेम, बट उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि हमने ना सामने वाली जो मिलिट्री थी ना, उनकी हार्ट बीट से ही मेजर कर लिया सामने कितने सोल्जर है, क्योंकि हार्ट में वो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा वीक होती, इतनी ज्यादा वीक कि मैं अगर वो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहां लाके भी रख दूंगा ना अपने हार्ट के पास, तब भी उसको नहीं मेजर कर पाऊंगा, इतनी वीक होती है। और वो कह रहे हैं हमने 100 किलोमीटर से मेजर कर लिया। बट समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है, अगर ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को गेन नहीं भी करते तो इंटरनल तो पड़ी ही है। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। एक होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। वैसे ये तुम लोगों को पता है शायद, रिलेटिव परमिटिविटी तो सुना ही होगा। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता होगा, म्यू आर इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इट हैज नो यूनिट्स या यूनिटलेस, ध्यान रखना। एंड वी आर डन। इसके बाद हमारे पास आते हैं 3 डिफरेंट टाइप के मटेरियल। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन, विच इज अगर हमें कभी भी नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ लिया गया हो तो हमारे पास 2 तरह की फील्ड होती है, एक एक्सटर्नल से बना होता है और दूसरा इंटरनल से। बी नेट को कैसे लिखा जा सकता है, अभी अभी बताया था। इस बी को कैसे लिखा जा सकता है, म्यू इंटू एच। थोड़ी देर के लिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म को छोड़ दूं तो ये बनेगा म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। ये इंडिविजुअल एक्सटर्नल इंटरनल हो गई। ठीक है, ये इंड्यूस्ड या एक्सटर्नल। अब मैं इसको इधर लेके आता हूं तो म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय एच।
कहीं देखी नहीं है क्वांटिटी हमने अभी I/H, कहां देखिए? या I/H क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट ससेप्टेबिलिटी। अगर मैं इस म्यू नॉट को नीचे भेज दूं तो देखना क्या होगा, म्यू बाय म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट बाय म्यू नॉट 1 इक्वल टू काई एन। ये क्या चीज है? फर्स्ट टर्म म्यू बाय म्यू नॉट रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो म्यू आर, और ये 1 को भी उधर भेज दो तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस, छोटी सी डेरिवेशन, अगर फाइनल रिजल्ट भी याद रख लोगे तो अपना काम चल जाएगा। 1 मिनट बस मैं देख लूं कि मैं शीट लाया हूं। बस इसके बाद हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी डाया पैरा फेरो में, जो कि हमें याद ही करना होता है, तो ज्यादा उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, बस थोड़ी सी बातें बेसिक बता देता हूं और हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। इतना ही था इसमें। अगर कभी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल हो और उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दो तो डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करते हैं। मतलब कुछ ऐसे अजीब से मटेरियल होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में आने स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसा देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो उनकी मैग्नेटाइजेशन और भी स्ट्रांग होती है, मतलब वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। समझदार है? इसके बाद मैंने बता रखा है, अगर तुम लोगों से कभी भी ग्राफ पूछ लिए जाएं तो कैसे बताएंगे। अगर तुम लोगों से कभी भी ग्राफ पूछ लिए जाएं I और H में, इंटरनल एक्सटर्नल में पूछ लिया जाए, तो हम यहां पे लिखने वाले हैं कुछ ऐसा सा ग्राफ बना के आ जाएंगे कि इसका I और H का ग्राफ नेगेटिव में जाता है, इसका पॉजिटिव है क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज व्हाई दिस इज नेगेटिव। ये मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा हूं, इंटरनल को पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन डायामैग्नेटिक बड़े स्पेशल टाइप के हैं। क्या करते हैं ये? नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं, उल्टी मैग्नेटिक डायपोल चले जाते हैं डायरेक्शन में। अगर पैरामैग्नेटिक है तो स्ट्रांगली होंगे, आई इसकी इंक्रीज होगी, और अगर फेरोमैग्नेटिक है तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। उसके बाद मैंने लिखा है क्यूरीज टेम्परेचर के बारे में। क्यूरीज टेम्परेचर में हम याद रखेंगे कि ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बस इतना ही याद रखना। और क्यूरीज टेम्परेचर पूछ लिया जाता है बेटे एग्जाम में, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि ये क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, तो हम ऐसा लिख के आएंगे, अ टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमें मैग्नेट बनाने का तो पता लग गया, मैग्नेट को डिस्ट्रॉय कैसे करें हमें ये पता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दो तो सारे डायपोल एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। डिस्ट्रॉय कैसे करें मैग्नेट को? तुमने 2 मैग्नेट को चिपका दिया, अलग करना है, कैसे करें? हाँ, हीटिंग से। तो इसलिए यहां पे वर्ड आ रहा है टेम्परेचर, एक ऐसा स्पेशल टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम क्यूरीज टेम्परेचर। यहां तो कुछ नहीं, ससेप्टेबिलिटी सेम रहेगी, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। यहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टेबिलिटी कम होती रहेगी, और एक स्पेशल टेम्परेचर यहां पे एग्जिस्ट करता है, जैसा अभी मैंने बताया। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये रहा स्पेशल टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर फेरोमैग्नेट, ये रहा यहां पे मेंशन किया हो, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक में। बस इतना ही था, समझ आया? ये डिफरेंस आ जाता है बेटे। जितना भी कराया है उसमें से अगर मुझसे एक सिंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछो, देन दिस इज द वन।